चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आप सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के यही आपका टॉपिक था ना क्या? पिछले क्लास में आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी की क्षयता बता रहे थे हम लोग कि वो क्षय कैसे होता है। ठीक है, तो ये क्लास 12 का एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी की क्षयता। क्षयता का मतलब क्षय होना, किसी भी चीज़ का क्षय होना। तो उसमें आप लोग पढ़े थे। तो आज का हम लोग ये निर्धारित करेंगे कि कोई भी परमाणु के अंदर में जो रेडियो एक्टिविटी रिएक्शंस होगा वो उसका सूत्र क्या होगा, उसका नियम क्या होगा। तो टॉपिक हमारा बनेगा रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव की क्षयता का नियम। हमारा टॉपिक आज का क्या बनेगा, तो रेडियो एक्टिविटी की क्षयता का नियम। रेडियो एक्टिव की क्षयता का नियम, रेडियो एक्टिविटी क्षयता का नियम। ठीक है, आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेडियो एक्टिविटी क्षयता का नियम। नहीं आ रहा? कट गया था, नहीं बोला ऊपर का इंटरफेस कट गया। क्या कट गया? ऊपर का रेडियो एक्टिविटी की क्षयता। अच्छा, ऊपर हो जा रहा है। रेडियो एक्टिविटी क्षयता का नियम। तो डायरेक्ट अगर हम लोग जानेंगे इसके नियम को, रेडियो एक्टिविटी क्षयता के नियम को डायरेक्ट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये नियम क्या होता है, तो कहा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी क्षयता का नियम डेल्टा एन बाय डेल्टा टी अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये उसका नियम होता है। तो इसको हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं, इसे हम परिभाषित कैसे करते हैं या लिखते क्या है, तो इसको कहा जाता है यदि एक नमूने यदि एक नमूने में अल्फा, बीटा तथा गामा को लिया जाए तो नमूने के प्रति नाभिकीय में परिवर्तन जो नाभिकीय के कुल या कुल नाभिकीय के जो कुल नाभिकीय के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होता है कि प्रति सेकेंड किसी नाभिक में परिवर्तन की दर प्रति सेकेंड जो कुल ये जो नाभिक है वो कुल नाभिक है, तो कुल नाभिक में जो परिवर्तन होगा, ये जो परिवर्तन की दर है, तो कुल नाभिक में जो परिवर्तन की दर प्रति सेकेंड जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, तो कुल नाभिक के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव की क्षयता का नियम।
मतलब वह कौन सा ऐसा सूत्र है जिसकी तरह या जिसकी मदद से हम लोग रेडियो एक्टिविटी की क्षयता के नियम को ला सकते हैं। तो कहा यदि जो कुल नाभिक में परिवर्तन की दर प्रति समय है, नहीं, या हम कह सकते हैं ऐसे भी गणितीय निरूपण में कि नाभिक में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष अनुक्रमानुपाती होता है कुल नाभिक के। क्या होता है? कुल नाभिक के। नहीं, उसी बात को यदि लिख दिया गया है, यदि एक नमूने में अल्फा, बीटा तथा गामा को लिया जाए तो नमूने के प्रति नाभिक में परिवर्तन जो कुल नाभिकीय के अनुक्रमानुपाती होगा, कुल नाभिकीय के अनुक्रमानुपाती होगा। ये हमारा क्या बन जाता है? तो ये हमारा परिभाषा बन जाता है। क्या बन जाता है? परिभाषा बन जाता है। तो इसको पहले लिख लेंगे, परिभाषा को लिख लीजिए। परिभाषा सभी लोग लिखेंगे, सारे परिभाषा को लिखिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और फिजिक्स जो है वाकई में अच्छा इंटरेस्टेड टॉपिक है। अगर फिजिक्स पे आप अच्छी कमांड बनाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है फ्यूचर फिजिक्स को लेकर के। क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस या इस पे न्यूमेरिकल्स एक बेसिस आता ही है, वो अर्ध काल या अर्ध आयु से आता है कि अर्ध आयु क्या है या अर्ध काल क्या होता है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो कि हम आगे जानेंगे। अभी हम लोगों ने परिभाषा को जाना, अब परिभाषा जानने के बाद हम लोग जस्ट इसके बाद देखेंगे कि इसका डेरिवेशंस हम लोग कैसे करते हैं। मतलब इस परिभाषा के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि ये नियम कैसे आता है, इसमें समाकलन का प्रयोग करेंगे और अर्ध काल निकालेंगे कि अर्ध आयु कैसे निकलेगा। ठीक है, अर्ध आयु के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा को लिखेंगे हम लोग। आप लोग अपनी भाषा में भी चाहे तो इसको बना सकते हैं कि नाभिक में परिवर्तन की दर, ये नाभिक में परिवर्तन की दर है, ठीक है, समय के सापेक्ष है, उसको वो जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है। वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो कुल नाभिक के। कुल नाभिक के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक साइन लेकर के आते हैं जिसे हम बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं जिसे हम? लैम्डा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम एक साइन को लेकर के आए और ये हमारा जो सूत्र है उसको हम लोग हटाने के लिए डेल्टा n बाई डेल्टा टी और इस साइन को हटा दिए तो लैम्डा इंटू क्या हो गया? ये हमारा n हो गया। लैम्डा इंटू क्या हो गया? n। ठीक है, अक्सर जो है किसी न किसी कांस्टेंट को हम लेकर के आते ही हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए। प्रथम चैप्टर में आवेश नाम का एक चैप्टर है जिसमें आप लोग देखे होइएगा कि जब हम लोग फोर्स अप्लाइड करते हैं किसी आवेश पे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर के। इस साइन को हटाने के लिए भी हम लोग K को कांस्टेंट को लेकर के आते हैं, जहां पे K जो होता है परमिटिविटी कांस्टेंट होता है और उसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी इसके मान को, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक चिन्ह लेकर के आए। इस चिन्ह को हम लोग लैम्डा बोलते हैं और इस लैम्डा को यहाँ पे कहेंगे नाभिकीय स्थिरांक। क्या कहेंगे? नाभिकीय स्थिरांक। तो यहाँ पे लैम्डा, जहां लैम्डा एक नाभिकीय स्थिरांक है, नाभिकीय स्थिरांक है। तो आप कह सकते हैं कि नाभिकीय स्थिरांक क्या होता है? तो अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कांस्टेंट को लेकर के आते हैं जिसे हम नाभिकीय स्थिरांक कहते हैं,
जिसे हम नाभिकीय स्थिरांक कहते हैं। अब बात यहाँ से आगे बढ़ती है, क्योंकि हमें उस समय मतलब उस वस्तु को समय, जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, तो उस समय में ध्यान देना पड़ता है कि वो वस्तु जो ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है वो वस्तु कब वो खत्म हो जाएगी, उसकी ऊर्जा कब शेष हो जाएगी। जैसे सूरज कब तक रहेगा, सूरज कब खत्म होगा, धरती कब तक रहेगा, धरती कब खत्म होगा, पत्थर कब तक रहेगा, पत्थर कब खत्म होगा। तो इस प्रकार से इसका खोज किया गया कि भाई रेडियो एक्टिविटी का जो है किस प्रकार से हम लोग जो है इसके बारे में पता कर सके और कैसे इसके लाइफ के बारे में जान पाए। तो कहा गया कि इसमें दोनों तरफ हम लोग समाकलन करने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसमें समाकलन करने से पहले कहेंगे कि ये जो डेल्टा एन है वो क्या है, तो वो परिवर्तन की दर है। वो क्या है, परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर को हम लोग डी एन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी एन लिख सकते हैं। मतलब ये परिवर्तन की दर है। डी का मतलब भी डिफरेंस होता है और डेल्टा का मतलब भी डिफरेंस होता है। तो ये उसी तरह से हम लोग डेल्टा टी भी इसको लिख सकते हैं। ये जो डिफरेंस है डेल्टा टी है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डी टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब हम लोग देखेंगे कि dt का और n में परिवर्तन हो रहा है, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर तो एक चीज देखेंगे यहाँ पे, जो लैम्डा था अगर इसको, चूंकि n का इंटीग्रेशन n के सापेक्ष होगा और t का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष होगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा n बाई, या डेल्टा n को आपने देखा कि dn लिखा जा सकता है, तो dn बाई n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको यहाँ पे ले आए, dn और dt उधर चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, तो ये हो जाएगा आपको लैम्डा माइनस dt। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि माइनस कैसे आ रहा है, तो जब परिवर्तन की दर होता है ना समय के सापेक्ष, तो उसको माइनस ले लिया गया है। क्या ले लिया गया, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो n का जो कि नाभिक का समय होगा या नाभिक का होगा, तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग n से लेकर के n नॉट तक करेंगे और इसका इंटीग्रेशन हम लोग t से लेकर के t नॉट तक करेंगे। ये लिमिट है कि नाभिक कहां से कहां तक जाएगा। ये n जो है वो कुल नाभिक है और n नॉट जो है वो क्या है, तो नाभिक में परिवर्तन की दर है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नाभिक में परिवर्तन की दर है। उसी तरह t जो है वो समय है और t नॉट जो है वो परिवर्तन की दर है। t2 आप समझ लीजिए, t1 और t2, मतलब मान लीजिए कि अगर आप ये लोहा का छड़ है और इस पर आप पीट रहे हैं, तो पीटने के बाद उसके लंबाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो पहला लंबाई अगर L था तो दूसरा लंबाई हम क्या लिख सकते हैं, L नॉट या N नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन की दर को यहाँ पे बताया गया है, परिवर्तन की दर को यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dn बाई n है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x आप क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x जो है वह किसके बराबर होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x किसके बराबर होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x करते हैं तो वो क्या हो जाता है, log x के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, log x के बराबर। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, log n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग तो इसको इंटीग्रेशन में log n लिख सकते हैं, log n। ये इंटीग्रेशन किसका है, तो लिमिट का इंटीग्रेशन है, तो n टू n नॉट तो रहेगा ही, n से क्या रहेगा, n से n नॉट तो रहना ही रहना है, तो ये n नॉट हो गया और यहाँ dt है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dt का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा एक कांस्टेंट है, तो माइनस लैम्डा का इंटीग्रेशन नहीं होता है। जैसे 5x रहेगा तो 5 बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट बाहर चला जाता है ना, तो माइनस लैम्डा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन जब dt का करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा, dt का करेंगे तो क्या आएगा, t। तो यहाँ पे हम लोग जो t का मान पुट करेंगे तो एक बार जो है आपको t और दूसरी बार क्या आ
जाएगा, टी नॉट आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी माइनस टी नॉट, टी माइनस क्या लिख सकते हैं, टी नॉट। जब लेकिन यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट, लॉग एन बाय लॉग एन नॉट, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट, इस तरीके से हो जाएगा। और यहां पे हमारा माइनस लैम्डा टी माइनस टी नॉट हो जाएगा, टी नॉट हो जाएगा। लॉग एम माइनस एन को आप फॉर्मूला होता है कि आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग एन बाई क्या हो जाएगा, लॉग एन बाई एन हो जाएगा, मतलब एन इंटू एन नॉट, और यहाँ पे माइनस लैम्डा, और ये जो टी है अगर हम लोग टी नॉट को शून्य के बराबर ले ले, मतलब उनमें जो परिवर्तन होगा वो काफ़ी नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा। तो यहाँ पर अगर शून्य ले लें तो यहाँ हमारे पास बचेगा डेल्टा टी। उस समय में अगर हम लोग निकालना चाहें कि हमारा लॉग एन इजकल टू माइनस लैम्डा टी इंटू एन नॉट, लैम्डा टी इंटू एन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग टाइम निकालना चाहते हैं उस समय में हमारा वैल्यू क्या होगा, लॉग एन बाई, ये इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई टी, बाई क्या हो जाएगा, टी। तो ये जो टाइम है वो टोटल टाइम आया है, कुल समय, नाभिक का कुल समय, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी का हम लोग नाभिक में ऊर्जा कब खत्म हो जाएगा या नाभिक की ऊर्जा कब समाप्त हो जाएगा उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। इसमें कहीं भी आपको दिक्कत है तो पूछिए या बोलिए। कहीं पे कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं, बोलिए। क्या बात है समझ में? तो इसको पहले यहां लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग चलेंगे। ये देखिए एन नॉट की जो वैल्यू है ना, काफी चेंज, बहुत स्मॉल चेंज है, जिसके कारण ये वैल्यू हट जाता है, लॉग एन बाई लैम्डा इजकल टू टी हो जाता है। जैसे हम लोग इसको नेग्लिजिबल मान लिए, टी नॉट इजकल टू 0, उसी तरीके से परिवर्तन की दर। यहां चूंकि आपको टी निकालना है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत महसूस हो, ना हटाना चाहते हैं तो आप यहां पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी सवाल बनाना तो याद रखना कि ऊपर में लॉग एन होगा और नीचे में लैम्डा इजकल टू टी होगा, लैम्डा इजकल टू क्या होगा, टी होगा। एक बुक निकाल के ले तो डिक्की में, बुक में जो पेपर होगा ना उसको ले जाइए।
बोलिए, खड़ा होकर पूछो। ओके, बात है समझ में? चलिए आगे बढ़ा अभी। तो अब यस में थोड़ा सा चेंज क्या होता है कि इसमें एक नया टॉपिक आता है, ये कुल समय है, नाभिक के खपत होने का समय है। तो लगभग हम लोग जो हैं अर्ध आयु जब भी कैलकुलेशन, अब जो टॉपिक आएगा वो अर्ध आयु। तो आपका हेडिंग ऐसे भी बना सकते हैं कि अर्ध आयु से आप क्या समझते हैं, या रेडियो एक्टिविटी क्षयता का अर्ध आयु क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्षयता का अर्ध आयु क्या होता है। अच्छा, उसको जानने से पहले थोड़ा सा आप ये जान लें कि ये जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव की जो खोज है या रेडियो एक्टिव की जो एसआई मात्रक है उसे हम क्या बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव की एसआई मात्रक, रेडियो एक्टिव की एसआई मात्रक की अगर बात करें तो रेडियो एक्टिव का एसआई मात्रक जो है वो बैकेरेल है। इनकी स्मृति, इनकी याद में इनका ऐसा यूनिट बना दिया, जैसे कि बल का जो आविष्कार किए वो न्यूटन साहब थे, तो उनके याद पे न्यूटन रख दिया गया, एन वर्ड रख दिया गया। तो बैकलर साहब पे भी ये बी क्यू रख दिया गया, ठीक है, बैकलर बी क्यू रख दिया गया, ठीक है। और इनकी मदद करने वाली एक और थी जिसको हम लोग क्यूरी बोलते हैं। क्यूरी एक लेडी थी, एक लड़की थी, और उनके पिता जो इनके प्रयोग में मदद किए थे। क्यूरी एक लड़की थी और उनके पिता जो बैकलर साहब को मदद किए थे। तो रेडियो एक्टिविटी की जो मात्रक है वो बैकलर है और क्यूरी भी है। क्या है? क्यूरी भी है। क्यूरी भी है, ठीक है, जिसको क्यूरी को हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, क्यूरी को, ठीक है। और यहाँ पे 1 क्यूरी के बराबर जो है, 1 क्यूरी के बराबर जो है आपको बराबर जो है 3.7 इंटू 10⁻10 बैकलर होता है, क्यूरी, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट अगर कोई पूछता है तो आप बोलिएगा कि इसकी ऐसा यूनिट बैकलर है और इसका ऐसा यूनिट क्यूरी भी होता है। तो क्यूरी क्यों और बैकलर क्यों? तो बैकलर साहब ने इनका आविष्कार किया था और उस एक्सपेरिमेंट में क्यूरी ने मदद की थी, जिसके कारण से इसको क्यूरी भी दिया जाता है। तो 1 क्यूरी के बराबर कितना होता है? 1 क्यूरी के बराबर 3.7 इंटू 10⁻10 बैकलर होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए।
अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे रेडियो एक्टिव के बाद। रेडियो एक्टिव के बाद टॉपिक आ जाता है अर्ध आयु क्या है। अर्ध आयु मतलब यहाँ पे जो अर्ध आयु की हम लोग बात करेंगे वो अर्ध आयु रेडियो एक्टिव से ही जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा टॉपिक बनेगा अर्ध आयु। अर्ध आयु तो अर्ध आयु का मतलब हो जाता है हाफ एज। हाफ एज, हाफ एज। तो एक्चुअली है क्या कि अगर किसी नमूने को हम लोग लें, किसी नमूने का नाभिक n, किसी नमूने का नाभिक n, ठीक है, को n/2 होने में लगा समय, ठीक है। तो n/2 का मतलब होता है कि ये आधा कब हो जाएगा, मतलब नाभिक जो है वो आधा खत्म कब हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि n जो है वो t समय में खपत हो जाता है तो n/2 किस समय खपत होगा, तो t1/2, t1/2। तो इसको कहा जाता है t1/2 अर्ध आयु काल, t1/2 अर्ध आयु काल, अर्ध आयु। तो अगर आपसे पूछता है कि अर्ध आयु रेडियो एक्टिविटी की क्या होती है, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं जब किसी नाभिक n का n/2 में या अर्ध नाभिक का आधा हिस्सा खपत होने में जो समय लगता है वो अर्ध आयु काल कहलाता है। अगर किसी नाभिक को खपत होने में t समय लगता है तो उसका आधा खपत कब होगा, तो t1/2 मतलब t जो होगा समय जो लगेगा उसका आधा समय लगेगा n/2 को खपत होने में। तो इसी को हम लोग t1/2 जो आता है उसको अर्ध आयु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध आयु, ठीक है। जहां पे log की वैल्यू मतलब अक्सर यहाँ पे ले लिया जाता है log2 बाई, यहाँ पे देखें ना n, तो n में कोई ना कोई वैल्यू होगा, तो log2 बाई क्या हो जाता है लैम्डा इक्वल टू t1/2, t1/2। यहाँ पे 2 अपने मन से हम ले लिए हैं n का, यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा किसी न किसी तत्व का दिया हुआ रहेगा, ठीक है। वो आपको कहेगा कि इसका मान इतना है, तब आप इस कैलकुलेट करिए। तो t जब भी अर्ध आयु काल निकालना होगा तो आप t1/2 log n बाई लैम्डा इस वैल्यू को पुट करिएगा, 2 या लैम्डा, ठीक है, लिख लीजिए। क्या हुआ? ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे अल्फा, बीटा और गामा। तो आज का जो हम लोग विषय करेंगे वो अल्फा बीटा के बारे में करेंगे। अल्फा का क्षय होना क्या कहलाता है, या अल्फा क्षय से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसको लिखेंगे। उसके बाद अल्फा क्षय के बारे में जानेंगे और बीटा क्षय के बारे में जानेंगे, और इतना पे हम लोग टॉपिक को आज एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लासेस में जब हम लोग आएंगे तो गामा क्षय के बारे में जानेंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो अल्फा क्षय क्या होता है, बीटा क्षय क्या होता है,
इसके बारे में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव जो होता है उसमें 3 प्रकार से क्षयता होती है। रेडियो एक्टिव में कितने प्रकार से क्षयता होती है? तो 3 प्रकार से क्षयता होती है। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। तो अल्फा क्षयता क्या है या अल्फा क्षयता रेडियो एक्टिव में कब होगा, उसे हम कब कहेंगे? अल्फा क्षयता। तो जैसा कि पहले के क्लास में आपको बताया गया था कि अल्फा क्षयता जो है क्या होता है कि किसी भी परमाणु जब रिएक्शंस होता है तो उसमें पहला हीलियम का त्याग होता है, तो उसको अल्फा कहते हैं, अल्फा क्षयता बोलते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई भी आपका परमाणु है और वह जब हीलियम का उत्सर्जन करता है, किसका उत्सर्जन करता है? हीलियम का उत्सर्जन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा क्षयता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्फा क्षयता बोलते हैं। बात है समझ में? तो अल्फा क्षयता का अर्थ होता है कि आपका जो परमाणु है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यूरेनियम को ले ले, यू को ले ले, तो यू जब भी रिएक्शन करके टूटेगा तो थोरियम में टूटेगा और हीलियम में टूटेगा, थोरियम में टूटेगा और हीलियम में टूटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जस्ट डबल करके भी बना सकते हैं। आप देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ मिलता है सीखने को कि अल्फा क्षयता कैसे कैसे आता है। ठीक है, तो हम लोग पहले अल्फा के बारे में लिखेंगे, अल्फा। अब टॉपिक आपका बनता है कि अल्फा क्षयता क्या है। तो आपका टॉपिक क्या बनता है? अल्फा। ठीक है, अल्फा। तो अल्फा को हम लोग जनरली ऐसे लिख देते हैं, या उसका साइन ऐसे लिख देते हैं, या ऐसे लिख देते हैं, अल्फा। ठीक है, तीनों तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो जब हम लोग अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा सबसे पहले होता है कि इसका परिभाषा कि ये है क्या, ये है क्या, अल्फा क्षयता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अल्फा क्षयता का अर्थ हो जाता है क्या? क्या दिक्कत? बोलिए, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो जेन्युइन है सो जेन्युइन है। ये तब जनरल सा छोटा सा चीज़ है। हम लोग तो दूसरे जो जानता है सो हमारे बारे में जानता है कि कहाँ आते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। बोल सकते हैं, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। दिक्कत जहाँ होगा ना बिंदास होकर के पूछिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप सोचिए कि देखिए कि काम तो करते ही हैं, काम करते हैं, तो इसके साथ जो है अगर मान लीजिए उसको हम लोग प्रमोट करें और काम को भी रिकॉर्डेड करते चले जाए, अपलोड करते चले जाए, तो उससे थोड़ा सा सपोर्टिंग रहेगा। और काम ही करना है ज़िंदगी में, तो टाइम एक्स्ट्रा कब निकाले? नहीं, तो चलो जो पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। इससे क्या होगा, जो बच्चे एक्चुअल में क्लास करते हैं कहीं भी, ठीक है, वह भी इस वीडियो को देख करके कंटिन्यू नए सेशन से इसी तरीके से जो भी चीज़ भी मैं जितना भी क्लास करवाऊंगा वो सारे क्लासेस को रिकॉर्डेड करके बच्चों को दे दूंगा। इससे क्या होगा, जो चैनल पे अपलोड रहेगा बच्चा जा करके दोबारा देख सकता है, और जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं वो भी अपना पढ़ सकते हैं इस मोबाइल के ज़रिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानना चाहेंगे कि अल्फ़ा क्या है या अल्फा क्षयता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें थोड़ा सा टॉपिक लग जाता है क्षयता। क्षयता का मतलब क्षय होना, क्षय होना, क्षय का होना मतलब होता है टूटना। और जब भी कोई टूटता है तो कोई नया पदार्थ बनता है, टूटता है तो क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। अब छोटी सी रिएक्शन, पहले तो परिभाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो परिभाषा देखिए इसका क्या है कि अल्फा क्षयता क्या है। कहा जाता है यदि किसी नमूने के विघटन से हीलियम का उत्सर्जन होता है, हीलियम का उत्सर्जन होता है, तो अल्फा क्षयता कहलाता है, अल्फा क्षयता कहलाता है। उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं क्या, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल U का ले सकते हैं, और ये 94 एक बार इसका चेक करो तो, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा, हाँ चेक करिए तो, लगता है कि थोड़ा सा ये होगा 234 के अप्रॉक्स होना चाहिए। क्या है 234 या 35? दो 234 92 92 दे रहा है ना, बुक है, बुक देखिए, ठीक है। देखिए इसका एक उदाहरण है, जो यूरेनियम जब भी इसका रिएक्शन होता है वो थोरियम और हीलियम में टूट जाता है, तो इसमें जो होता है वो अल्फा पार्टिकल्स का उत्सर्जन होता है। किसका होता है? अल्फा पार्टिकल्स का उत्सर्जन होता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टेड बात क्या है, ठीक है, रोचक बात क्या होता है, यहाँ दो बात होता है कि पहली बात कि ये कहता है कि अल्फा रिएक्शन या अल्फा क्षयता तभी होगा जब हीलियम का उत्सर्जन होगा, तो हीलियम का ये उत्सर्जन कर दिया, हीलियम का उत्सर्जन कर दिया। लेकिन इसमें सीखने और देखने को क्या मिलता है, देखिए इसका परमाणु संख्या 92 था, जो घट करके क्या हो गया 90 हो गया, घट करके क्या हो गया 90, और हीलियम का उत्सर्जन कर दिया, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे कि जो 238 था वो क्या हो गया 234 हो गया, 234। अगर मान लीजिए इसी प्रकार का अगर दूसरा हम रिएक्शन ले लें या दूसरा धातु ले लें जो हीलियम का उत्सर्जन करेगा, तो वहाँ पे किस प्रकार का व्यवस्था रहेगा, तो उसके लिए दिमाग पे ये हमें सेट करना पड़ता है कि जब भी हम रिएक्शंस करेंगे और अल्फा रिएक्शन होगा, उस समय में ध्यान में क्या है कि किसी भी धातु या एलिमेंट को हम लोग दर्शाने के लिए एक्स साइन का उपयोग करते हैं, और ये जो एक्स साइन है वो ये जो एक्स साइन है वो क्या करेगा, तो एक्स साइन जो है आपको एक्स साइन यहाँ पर हम लोग जेड लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं ए, जो कि ए परमाणु भार होता है और जेड परमाणु संख्या होता है, ठीक है। जेड क्या होता है परमाणु संख्या और ए जो होता है वो परमाणु भार होता है। जब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके वाई बनाएगा, रिएक्शन करके क्या बनाएगा वाई, क्योंकि अगर एक्स बनाता
तो इससे ये साफ पता होता कि जो अभिकारक है वही हमारा प्रतिफल है, तो रिएक्शन होगा नहीं होगा, मतलब रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसमें परिवर्तन है तो ये पता चलता है कि इसमें अभिक्रिया हुआ है, अभिक्रिया हुआ है। तो बदलाव क्या होगा, सो देखिए ये जो Z है वो Z-2 हो जाएगा और ये जो A है वो A-4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A-4। क्या हो जाएगा? A-4। तो ये अल्फा पार्टिकल्स के अंदर ये जब भी होता है क्षयता तो कुछ इस प्रकार से होता है। बात है समझ में? कोई दिक्कत? तो अल्फा, अगर कोई आपसे पूछता है कि परिभाषा क्या है, अल्फा क्षयता से आप क्या समझते हैं, तो आपको एक लाइन में बताना है कि यदि किसी नमूने में विघटन से हीलियम का उत्सर्जन होता है, मतलब इसके टूटने से क्या हो रहा है? हीलियम का उत्सर्जन हो रहा है, हीलियम का उत्सर्जन हो रहा है। और जिस समय में हीलियम का उत्सर्जन होगा तो अल्फा हम लोग कहेंगे, उसको अल्फा क्षयता कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा क्षयता कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा क्षयता कहेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, इस तरह का कोई अलग धातु भी आप ले सकते हैं, तो अलग जो धातु हम लोग लेंगे तो उसका वो इस प्रकार से होगा कि ये जब भी टूटेगा तो A-4 में टूटेगा और ये Z-2 में टूटेगा। देखिए यहाँ 238 था और ये माइनस किए तो क्या हो गया? 234 हो गया। नहीं, ये क्या हो जाएगा? उसको 4 माइनस करके टूटेगा और ये जो हीलियम है इसके साथ रहेगा। ठीक है, जब भी अल्फा की बात करेंगे तो हीलियम आएगा ही आएगा। बात है समझ में? अब यहाँ पे ऊर्जा के सिद्धांत पर हमारे आइंस्टीन साहब ने एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं E=mc²। क्या बोलते हैं? E=mc²। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो m जो होगा वो मास होगा और मास किसका होगा? परमाणु का मास होगा। क्या हो जाएगा? परमाणु का मास हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो m होगा c तो c² ही रहेगा। ये जो होगा वो q में चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे आवेश की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ पे अल्फा के रिएक्शन में Q बराबर ये आपको क्या हो जाता है? m इंटू ये जो है सो आपको x m इंटू y और ये m और ये c²। अब आपको समझ में आता होगा कि ये x और y क्या लिखे हैं। तो ये x जो है वो अभिक्रिया से पहले जो धातु आपके पास रहेगा उसका परमाणु भार होगा और ये जो My है तो उसके बाद जो टूटेगा वो परमाणु भार होगा और ये जो M है वो हीलियम का होगा। क्या होगा? हीलियम का होगा। बात है समझ में? ये किसका हो जाएगा? हीलियम का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आइंस्टीन साहब का ऊर्जा या अल्फा क्षयता यहाँ भी सिद्ध होता है। इसमें भी ऊर्जा जो होता है, मतलब इसके माध्यम से आइंस्टीन साहब ये बताना चाह रहे थे कि ऊर्जा जो क्षय होगा उसमें किसी न किसी चीज का उत्सर्जन होगा, क्योंकि उनका कहना था कि ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें जो ऊर्जा विघटन हुआ वो ऊर्जा कहाँ गया? तो वो ऊर्जा हीलियम बन करके निकल जाता है। क्या बन के निकल जाता है? हीलियम बन के। तो उसी के लिए Q=mx - my - m हीलियम c² उन्होंने प्रतिपादन किया। ठीक है, इसी को हम लोग कह सकते हैं अल्फा क्षयता का विघटजन। ठीक है, नोट करिए।